स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों आपके अपने YouTube चैनल कैम माइंड कोचिंग इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आप जानते हैं कि समय अब कम है और हमें तैयारी ज़्यादा करनी है, तो आज का टॉपिक यूनिट सेकंड विलियन के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ज़्यादा समय आपका नहीं बर्बाद करेंगे। इससे पहले जैसा कि हम बार बार आपसे अनुरोध करते चले आए हैं कि आप मेरे को YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के बीच इसकी पहुंच को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए, जिससे आपका और आपके दोस्तों का फ़ायदा हो। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हमारा टॉपिक है विलियन। विलियन के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्यूशंस यानी विलियन क्या होते हैं। जब विलय और विलायक को आपस में मिलाया जाता है तो एक निकाय प्राप्त होता है, एक सिस्टम जनरेट होता है। इस जनरेट सिस्टम को ही विलियन कहते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम विलियन के बारे में पढ़ेंगे तो उससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि निकाय क्या होता है, निकाय कितने प्रकार का होता है, और अगर हम निकाय के बारे में जान लेंगे तो आसानी से विलियन को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं समांग निकाय। समांग निकाय क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में इस प्रकार मिलाया जाए कि वे पदार्थ के कण आपस में घुल जाएं और उन्हें पृथक ना किया जा सके। सामान्य भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा जिन्हें पृथक ना किया जा सके, ऐसे निकायों को, ऐसी भौतिक अवस्था को समांग निकाय कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे शक्कर और जल को आपस में मिला दिया जाता है, तो जब शक्कर और जल को, यूरिया या जल को, नमक या जल को आपस में मिला दिया जाता है तो उनके भौतिक प्रारूपों को या उनकी भौतिक अवस्थाओं को हम देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते और ना ही उन्हें भौतिक प्रक्रमों द्वारा पृथक किया जा सकता है। देख रहे हैं कि हमारे पास एक विलायक है और विलायक में हमने यहाँ पर एक सल्यूट ले लिया है। विलय और विलायक हमारे पास है तो इसमें हमने सल्यूट ले लिया। अब सल्यूट हमारा शक्कर भी हो सकता है, हमारा नमक भी हो सकता है, और इसे जब हमने घोला तो हमारा सल्यूट और सॉल्वेंट का एक निकाय तैयार हुआ जिसे सॉल्यूशन कहते हैं। इसमें दोनों प्रारूपों को भौतिक रूप से पृथक नहीं किया जा सकता। जबकि दूसरे निकाय की बात करते हैं तो विषमांग निकाय है हमारे पास, और विषमांग निकाय में मैंने बताया कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो उनकी भौतिक अवस्थाएं पृथक पृथक दिखाई देती हैं, यानी उन्हें छान कर, उन्हें पछोर कर, उन्हें निलंबित करके अलग अलग भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा उन्हें पृथक भी किया जा सकता है। गुरुत्वाकर्षण, इवन गुरुत्वाकर्षण द्वारा भी पृथक किया जा सकता है। जैसे पानी में अगर रेत मिली हो और उसे हम कुछ देर के लिए छोड़ दें तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वो जो रेत के कण होते हैं धीरे धीरे नीचे जाकर बैठ जाते हैं। यानी विषमांग निकाय एक प्रकार से अस्थायी निकाय होता है जो स्वतः ही कुछ समय बाद नष्ट हो जाता है, जबकि समांग निकाय स्थायी निकाय होता है जो स्वतः नष्ट नहीं होता। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो समान भौतिक अवस्था न होने के कारण हमें जो निकाय प्राप्त होता है उस निकाय को विषमांग निकाय कहते हैं। जैसे रेत और जल को आपस में जब मिलाया जाता है तो आप देख रहे हैं कि रेत और जल दोनों अलग अलग हैं, वो आपस में घोले नहीं जा सकते, और अगर मान लो हम प्रक्रिया करते भी हैं तो कुछ समय बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण वो स्वतः ही पृथक हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि विलयन क्या है। तो अभी आपने पढ़ा कि जब विलय और विलायक को आपस में मिलाने पर एक समांग निकाय का संरचना होती है या समांग सिस्टम बनता है, होमोजीनियस सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, तो ऐसी अवस्था को विलयन कहते हैं या वास्तविक विलयन कहते हैं जो भौतिक रूप से स्थायी विलयन होते हैं। जैसे नमक है, यूरिया है, चीनी है, पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, उसका विलयन। यहाँ आप देख रहे हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में घोला गया है, इसलिए हमको गुलाबी बैंगनी रंग का एक विलयन तैयार हुआ है। अब विलयन के प्रकार की बात की जाए तो भौतिक अवस्था, विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों को 9 भागों में बांटा गया है। लेकिन हम इतनी लंबी चर्चा न करते हुए हम आपको केवल समझा रहे हैं, 3 प्रकार के विलयन ले रहे हैं। जैसे ठोस विलय है और ठोस विलायक है, यानी ठोस का ठोस में विलयन। तो जब ठोस पदार्थ को यानी किसी धातु को किसी दूसरी धातु में गलाकर घोला जाता है तो इस प्रकार का जो निकाय प्राप्त होता है उसे ठोस का ठोस में विलयन कहते हैं। जैसे मिश्र धातुएं, पीतल है, कांसा है, गन मेटल है, कई तरीके की जो मिश्र धातुएं बनती हैं वो सब ठोस का ठोस के विलयन के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं। दूसरा है ठोस
विलेय है और द्रव विलायक है, यानी शक्कर हो गया, चीनी नमक हो गया, यूरिया हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट, डाइक्रोमेट, कॉपर सल्फेट, इनको पानी में घोला जा रहा है तो इससे जो निकाय प्राप्त होता है वो ठोस का द्रव में विलयन होता है, जैसे नमक चीनी का विलयन। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ठोस के कण गैस में घुले होते हैं, जैसे धूल के कण हैं, कार्बन के कण हैं। अभी आजकल जाड़ा चल रहा है तो धुआं जनरेट हो रहा है, तो आप उसमें देखते हैं कि धुआं में कार्बन के कण वायु में घुले रहते हैं। तो इस तरीके से जो ये निकाय प्राप्त होता है वो धुआं है। जैसे आप देख रहे हैं कि पीतल हमारे पास मिश्र धातु है, हमने एक विलायक को विलेय में घोला है, ठोस विलायक है और विलयन तैयार किया जा रहा है, और इसी तरह के धुआं। तो आप देख रहे हैं कि इसी तरीके से आप द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में, द्रव का गैस में, और फिर गैस का ठोस में, गैस का द्रव में और गैस का गैस में विलयन तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से 9 विलयन हमको प्राप्त हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो बात की जाती है कि विलेयता क्या है, कि एक विलेय पदार्थ को किसी विलायक में कितना घोला जा सकता है, उसकी क्या क्षमता होती है, वही उसकी विलेयता कहलाती है। तो इसको इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में, निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुले विलेय की मात्रा ही उस पदार्थ की या उस विलायक की विलेयता कहलाती है। अब इस विलेयता के आधार पर विलयनों को 3 भागों में बांटा गया है: असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन और अतिसंतृप्त विलयन। अगर असंतृप्त विलयन की बात की जाए तो जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा विलेयता से कम हो तो ऐसे विलयन असंतृप्त विलयन कहलाते हैं, और इन विलयनों में विलेय की मात्रा को और घोला जा सकता है। जबकि अगर संतृप्त विलयन की बात करें तो ऐसे विलयन जिनमें निश्चित ताप पर और अधिक विलेय पदार्थ को घोला नहीं जा सकता, ऐसे विलयन संतृप्त विलयन कहलाते हैं। और संतृप्त विलयनों में उस ताप पर, उस निश्चित ताप पर और अधिक विलेय घोला नहीं जा सकता। लेकिन अगर ताप की मात्रा को बढ़ाया जाएगा निसंदेह उसमें विलेय की मात्रा को और अधिक घोला जा सकता है। इसीलिए जब पानी को गर्म किया जाता है तो शक्कर को धीरे धीरे उसमें घोला जा सकता है और उससे एक गाढ़ा घोल तैयार होता है जिसको चाशनी कहते हैं। इसी तरह अतिसंतृप्त विलयन की अगर बात करें तो ऐसे विलयन जिनके निश्चित ताप पर विलायक में और अधिक विलेय की मात्रा को घोला जा सकता है, यानी विलेयता विलेय की मात्रा से अधिक होती है और अधिक उसमें विलेय को घोला जा सकता है, ऐसे विलयन अतिसंतृप्त विलयन कहलाते हैं। इनको बनाने के लिए धीरे धीरे बनाया जाता है, ताप धीरे धीरे बढ़ाया जाता है और उस ताप को एक अवस्था पर ले जाकर निश्चित कर दिया जाता है और उसमें ही पदार्थ को धीरे धीरे घोला जाता है। तो जैसे हमारे पास सोडियम थायोसल्फेट है, अगर सोडियम थायोसल्फेट का अतिसंतृप्त विलयन बनाना है तो पहले तो ताप बढ़ाकर इसमें पदार्थ को घोला जाएगा, लेकिन एक समय पश्चात उस ताप को रोक दिया जाएगा और पदार्थ की मात्रा को, यानी सोडियम थायोसल्फेट की मात्रा को धीरे धीरे जल में घोला जाएगा, जिससे अतिसंतृप्त विलयन प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि विलेयता को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो बार बार ताप आ रहा है, निश्चित ताप यानी ताप जो होता है वो विलेयता को प्रभावित करता है। सामान्यतः ये देखा गया है कि ताप बढ़ाने पर किसी भी पदार्थ की, यानी विलेय पदार्थ की विलेयता बढ़ती जाती है। लेकिन कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम सल्सिनेट है, ऐसे पदार्थ हैं जिनको अगर हम ताप बढ़ाएं तो उनकी विलेयता विलायक में घटती जाती है, यानी उनकी विलेयता कम होती जाती है, उन्हें और अधिक घोला नहीं जा सकता। दूसरी चीज है कि अगर समान प्रकृति वाले विलेय और विलायक पदार्थ हैं, यानी ध्रुवीय विलायक हैं और ध्रुवीय विलेय है, या फिर अध्रुवीय विलायक है और अध्रुवीय विलेय है। ध्रुवीय विलायक जैसे सोडियम क्लोराइड और जल, और अध्रुवीय विलायक जैसे बेंजीन और टालुइन, अगर इनको आपस में घोला जाए तो इनकी विलेयता अधिक होती है। लेकिन इसके विपरीत अगर अध्रुवीय विलायक है और ध्रुवीय विलेय है तो इसे घोला नहीं जा सकता। जैसे मान लिया बेंजीन को अगर हम पानी में घोलें तो बेंजीन पानी में घुलनशील नहीं है, क्योंकि दोनों की प्रकृति अलग अलग है। आगे बढ़ते हैं
तो देखते हैं कि हेनरी का नियम आता है। हेनरी का नियम बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, बार बार लगातार पेपर में पूछा जा सकता है। इसको गैस की द्रव में विलेयता का नियम भी कहते हैं। ये विलेयता है, गैस की द्रव में विलेयता का नियम। तो क्या है हेनरी का नियम? हेनरी का नियम ये कहता है कि निश्चित ताप पर किसी द्रव गैस के विलयन में, अगर ऐसा कोई विलयन है जिसमें द्रव में गैस घोली जा रही हो, यानी द्रव विलायक का कार्य कर रहा हो और गैस विलेय का कार्य कर रही हो, तो निश्चित ताप पर किसी द्रव गैस के विलयन में विलयन की सतह पर गैस द्वारा डाला गया दाब, विलयन की सतह पर गैस द्वारा उत्पन्न किया गया दाब या डाला गया दाब गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यानी मोलों की संख्या जितनी ज्यादा गैस की होगी उतना ही ज्यादा दाब उत्पन्न किया जाएगा, और जितना दाब उस विलयन की सतह पर उत्पन्न होगा गैस उतनी ही ज्यादा उस विलयन में घुल जाएगी। यानी निश्चित ताप पर किसी गैस द्रव के विलयन में विलयन की सतह पर गैस द्वारा उत्पन्न किया गया दाब विलयन की सतह, विलयन में उपस्थित गैस के मोल प्रभाजों के समानुपाती होता है। यानी W समानुपाती X। X यहां पर चाई है तो X यहां पर मोल प्रभाज को रिप्रेजेंट कर रहा है। समानुपाती का चिन्ह हटा रहेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा K, जिसको हेनरी नियतांक कहते हैं। W विलेय की मात्रा है, यानी गैस की मात्रा है, X उसके मोल प्रभाज हैं और H हेनरी नियतांक है। यह सीमाएं भी हैं, इसकी लिमिटेशंस हैं। अधिक दाब अगर उच्च कर दिया जाएगा तब भी ये नियम काम नहीं करेगा, और अगर ताप को कम ज़्यादा किया जाएगा, यानी ताप बहुत अधिक हो जाए या ताप बहुत कम हो जाए, तो हेनरी का नियम लागू नहीं होता। अब हेनरी नियम की उपयोगिता के बारे में चर्चा करते हैं कि इसकी उपयोगिता क्या है। तो इसके द्वारा हम सॉफ्ट ड्रिंक यानी कोल्ड ड्रिंक का निर्माण करते हैं। द्रव में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को घोला जाता है। जैसे ही हम जब उस रैपर को खोलते हैं, उस बॉटल को खोलते हैं, तो तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवाज करके निकल जाती है। और अगर हम उसको गिलास में डालते हैं तो आप देखते हैं कि बुलबुलों के रूप में धीरे धीरे गैस निकलती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही दाब कम हो जाता है गैस उस द्रव की विलेयता को कम करने लगती है, यानी गैस द्रव की सतह को छोड़कर बाहर जाने लगती है। दूसरा है कि गोताखोरी में जब डीप ओशियन अध्ययन किए जाते हैं तो गोताखोरी के दौरान हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन, अगर हम केवल ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन ही रहती है तो हमारे फेफड़े उसको ले नहीं पाते, इनहेल नहीं कर पाते। इसीलिए उसमें हम नाइट्रोजन गैस या फिर आर्गन गैस या नियान गैस को मिलाते हैं, जिससे हम आसानी से उच्च दाब पर हमारे फेफड़े उस ऑक्सीजन को ग्रहण करने लगते हैं। क्योंकि बाहर की सतह में जल का जो दाब होता है वो हमारे शरीर पर ज़्यादा लग रहा होता है। इसलिए गोताखोरी में केवल ऑक्सीजन ही नहीं लिया जाता, ऑक्सीजन आर्गन का मिश्रण होता है या ऑक्सीजन नियान का मिश्रण हम श्वसन प्रक्रिया के पूर्ण करने के लिए लेते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां क्या हैं। तो सबसे कई सारी विधियां हैं, लेकिन हम जो मुख्य विधियां हैं उनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे पहली विधि है नॉर्मलता। तो नॉर्मलता क्या है? नॉर्मलता यानी प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की मात्रा उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती। तो नॉर्मलता का अगर सूत्र लिखा जाए तो क्या हो जाएगा? नॉर्मलता का सूत्र होता है नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे आयतन लीटर में। इसी तरह अगर हम मोलरता की बात करते हैं तो मोलरता क्या है कि प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या यानी मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। तो इसका सूत्र क्या होगा? मोलरता बराबर विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या बटे आयतन लीटर में। इसी तरह तीसरे की बात करते हैं तो मोललता की बात करते हैं। तो मोलरता क्या है कि किसी प्रति किलोग्राम विलायक में, यहां विलायक आ गया है, तो किसी प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या यानी ग्राम अणुओं की संख्या उसकी मोललता कहलाती है, और इसे स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो मोललता बराबर क्या हो जाएगा? विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास अभ्यास प्रश्न है। जैसे मोललता क्या है? तो अभी हमने बताया कि मोललता क्या है। यह प्रश्न आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा,
इनको सॉल्व कीजिएगा, इनके आंसर देने का प्रयास करिएगा। हम वैसे आपको बताए देते हैं कि मोललता क्या है। ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, लगातार पेपर में पूछे गए हैं। मोललता क्या है? तो मोललता अभी मैंने बताया कि प्रति किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या या विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। इसी तरह हेनरी का नियम क्या है? तो किसी गैस द्रव के विलयन में गैस की द्वारा विलयन की सतह पर डाला गया दाब उस गैस के मोल प्रभाजों के समानुपाती होता है, घुले हुए मोल प्रभाजों के समानुपाती होता है। उसकी सीमाएं क्या हैं कि अधिक उच्च ताप या कम ताप पर यह नियम लागू नहीं होता, और अगर हम वहां पर संगुणन या वियोजन हो रही है प्रक्रिया तब भी नहीं लागू होता। ताप को कम ज़्यादा किया जाए या दाब को बार बार कम ज़्यादा किया जाए तब भी ये नियम लागू नहीं होता। मोल अंश या मोल प्रभाज क्या होते हैं? तो किसी विलयन में घुले मोलों की संख्या बटे उस विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक के मोलों की संख्या का योग का अनुपात ही उस विलयन का मोल प्रभाज कहलाता है। मोल प्रभाज का अगर सूत्र देखा जाए तो इस तरीके से इसके सूत्र को लिखा जा सकता है। मोल प्रभाज XN विलेय, ये विलेय के लिए स्मॉल जो है ये विलेय के लिए लिखा जा रहा है। तो विलेय की बात करते हैं तो लिख सकते हैं स्मॉल n अपान n प्लस कैपिटल N। यहां पर जो n है ये स्मॉल n ये विलेय को प्रदर्शित कर रहा है, यानी विलेय के मोल, और यहां पर n प्लस कैपिटल N विलियन, विलियन की बात हो रही, विलियन के मोल की बात हो रही। तो मोल अंश या मोल प्रभाज क्या है कि किसी विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक के मोलों की संख्या का अनुपात ही उसका क्या कहलाता है? मोल अंश या मोल प्रभाज कहलाता है। इसको याद करके रखिए, बहुत जरूरी प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न है कैल्शियम सल्फेट की विलेयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप जैसा कि अभी आप जानते हैं कि कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सक्सिनेट है, इन सबको अगर हम ताप अधिक बढ़ाते हैं तो इनकी विलेयता घटती चली जाती है। अतिसंतृप्त विलयन क्या है? तो मैंने बताया कि सोडियम थायोसल्फेट के विलयन जो होते हैं उनको अगर निश्चित ताप पर विलेय की मात्रा से विलेयता से अधिक घोला जाता है किसी विलयन में, तो वो जो विलयन प्राप्त होते हैं उनको अतिसंतृप्त विलयन कहा जाता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हम तेजी से आपको विलयन के बारे में आधी से ज़्यादा जानकारी आपको दे चुके हैं। ये अभ्यास प्रश्न है, इनको जरूर याद कर लीजिए। इन प्रश्नों में से 1 या 2 प्रश्न हो या संभवतः 3 प्रश्न आपके पेपर में आना तय है। लगातार ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं अलग अलग सेटों में, तो ये किसी भी सेट में आपसे पूछे जा सकते हैं। इन प्रश्नों को तैयार कीजिए और तेजी से हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद। जितना अधिक आप देखेंगे आपको उतना ही अधिक ज्ञान प्राप्त होगा। थैंक यू।